वंदे मातरम के नाम पे तो सत्ता है देश के प्रधानमंत्री को, खुद वंदे मातरम नहीं आता। देखिए, वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्र गीत है और हम प्रधानमंत्री जी के हर फैसले से सक्षम हैं। मुसलमानों की ठेकेदारी अगर किसी ने की है तो समाजवादी कांग्रेस ने की है। जवाब क्या इस पेड़ से पूछा जाएगा? जवाब तो माननीय मुलायम सिंह जी से और नेहरू जी से और गांधी जी से तो ही पूछा जाएगा। भारत की विकास की बात करिए, गरीबी बेबसी लाचारी से जनता का जीवन उठाने की बात करिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन जनता को गुमराह करके केवल आप लोग कुर्सी हथियाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बोरिया बिस्तर बांध लें और भारत चले जाएं। नमस्कार, मैं हूँ आदर्श कनौजिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल शफा में। संसद में वंदे मातरम का मुद्दा गरमाया हुआ है। सत्ताधारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है। क्या यह मुद्दा वाकई में राष्ट्र गौरव की बात है या इसके पीछे भी राजनीतिक रणनीति जो है? जनता के मन में क्या है? क्या मुद्दा सही समय पर उठाया गया है कि और इसके पीछे या कोई आगामी चुनाव के लेकर सत्ताधारी पार्टी की रणनीति है? जानेंगे जनता की राय। तो क्या बताइए, नाम बताइए पहले आप। लालजीत यादव। सांसद में जो वंदे भारत का मुद्दा चल रहा है, क्या ये मुद्दा चर्चा के योग्य है या आपके विचार से क्या है इसमें? संसद में जो वंदे मातरम का मुद्दा चल रहा है या जनगण मन का मुद्दा चल रहा है, ये राजनीतिक है। आप बताइए, वही संसद भवन के अंदर सदन चल रहा था और असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष सामने बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, सारे लोग हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? केवल जो है जनता को बरगलाने के लिए कि कोई वंदे मातरम नहीं कह रहा तो कोई कुछ नहीं करा। अरे भाई, सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, वहां गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे और प्रधानमंत्री थे, सारे लोग थे। आखिर वहां जब असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, क्या कार्रवाई की? आम जनता को केवल इधर उधर गुमराह करने के लिए तरह तरह के मुद्दा जो फैलाते हो, मंदिर मस्जिद करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके, हिंदू मुसलमान करके केवल सत्ता लेना चाहते हो। गरीबी बेबसी लाचारी में जनता जी रही है। आप आए थे तो आप कहे थे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। अब तक 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दिए होते तो 22 करोड़ लोग रोजगार पा गए होते। भ्रष्टाचार समाप्त किए होते तो करोड़ों करोड़ लोगों का जीवन स्तर गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया होता। उसमें तो काम नहीं किए और भ्रष्टाचार में सरकार तो मतलब कि जल जीवन मिशन चलाए हैं, पानी की टंकी ध्वस्त हो रही है, पानी पहुंच नहीं पा रहा, उसमें लाखों हजार करोड़ का घोटाला हो रहा है और बताते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। धरातल पे जाइए, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। जनगण मन की बात चल रही है तो इसको सबको बोलना चाहिए, लेकिन जो नहीं बोलते वो कानों से सुनते हैं ना। तमाम ऐसी बातें होती हैं जैसे गांव में रामायण होता है तो जो मुस्लिम समाज गांव में है उनके भी कानों में रामायण की आवाज जाती है। उसी तरह से ये लोग अजान रात में करते हैं 4 बजे 5 बजे तो लोगों के कानों में आवाज जाती है। वो बोलते भले ना हो लेकिन कानों से उनके दिल तक आवाज जाती है। आप केवल बोलने की बात कर रहे हो। अरे बोलने से कौन मना कर रहा है भैया? आप कानून बनाइए, पहले सदन में कानून बनाइए कि जो सांसद सदन में नहीं बोल रहे हैं पहले उनके ऊपर कानून बना के कठोर कार्रवाई करिए। जनता तो बोल ही रही है। हम लोग वंदे मातरम बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे और जनगण मन भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। हम लोगों में कोई दुराव नहीं है। हम लोग जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलेंगे, हम लोग बोलते रहेंगे। भारत की विकास की बात करिए, गरीबी बेबसी लाचारी से जनता का जीवन उठाने की बात करिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन जनता को गुमराह करके केवल आप लोग कुर्सी हथियाना चाहते हैं। आप लोग देशभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है। देशभक्त राष्ट्रभक्त हम लोग हैं। हम लोग किसानों की आवाज, नौजवानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, बेजुबानों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार इस कान से सुनती है, उस कान से निकाल देती है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, अपराध के खिलाफ बोलते हैं। उस पर क्यों नहीं सरकार बहस करती है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, उसको क्यों नहीं समाप्त करती है? जितने आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस हैं वो घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो एमपी एमएलए हैं उनके ऊपर मर्डर का भी केस है,
भ्रष्टाचार का भी केस है, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? केवल बोलते हैं ये लोग। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि नेहरू ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते वंदे मातरम का गीत को उतनी तवज्जो नहीं दी है, क्या आप उनकी बात से सहमत है? देखिए, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा देना जो है बड़ा आसान है, लेकिन उस व्यक्ति के जब देश आजाद हुआ था, वो व्यक्ति उस धारा से उबार के कहां तक ले आया। आज आप 11 साल से हैं, अब आपको वंदे मातरम की याद आया? अब आया है? तो ये राजनीति है। आप बताइए, जो मूल मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की क्यों नहीं बात करते? गरीबों का जीवन स्तर उठाने की क्यों नहीं बात करते? दलितों, आदिवासियों का जीवन ऊपर उठाने की बात नहीं करते? पिछड़ों का जो है और अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर उठाने की क्यों नहीं बात करते हैं? केवल आप हिंदू, मुसलमान और जो इस समय जो है कह रहे हैं कि ये नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी में अगर नैतिकता है तो पहले बेरोजगारों को रोजगार दें, देश से भ्रष्टाचार। क्या नाम है आपका? क्या है? शराफत अली। भैया कह रहे थे, इनकी बात से सहमत है आप? नहीं, हम तो नहीं सहमत है। ये सही बात है कि नेहरू जी की, गांधी जी की मेहरबानी है जो देश का बंटवारा हुआ। और ये जो अगर राष्ट्रगाना और ये कोई कहना है तो हम हिंदुस्तान हैं और भारतीय हैं, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। रह गया सवाल ये, जो अगर नेहरू जी की बात बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज जो इन लोगों ने, केवल समाजवादी कांग्रेसियों ने मुसलमानों को सही दिशा और नई दशा में जाने दिया। मुलायम सिंह ने मदरसा बोर्ड बनवाया और कांग्रेस हमेशा उर्दू को सबसे ज्यादा तवज्जो देते आई कि अगर हिंदी अंग्रेजी मुसलमान पढ़ जाएगा तो हमसे जवाब पूछेगा। बांग्लादेश अगर किसी ने किया तो इंदिरा गांधी ने 71 में बांटा, और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ तो उसके नेहरू जी, गांधी जी जिम्मेदार है। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे तो गलत नहीं कह रहे। अगर हिंदुस्तान में हम रह रहे तो ये वतन है, हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम वतन के लिए मिट जाएंगे, बाकी वतन का सर नहीं झुकने देंगे। हम भारतीय हैं और धरती माँ का नमक खाए हुए। ठीक है। जो सांसद में मुद्दा उठा है वंदे मातरम गीत का, आपको क्या लगता है सही मुद्दा उठा है? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है आगामी चुनावों को लेकर? कोई रणनीति नहीं। अगर यही नेहरू जी ने, गांधी जी ने उठाया होता तो आज देश में इतना दुर्भाव नहीं पैदा होता। भाईचारा का, इंसानियत का रिश्ता का। कांग्रेस तो कहती है कि हम अपने हर अधिवेशन में अपने राष्ट्र मातरम गीत से हम शुरुआत करते हैं, बल्कि भाजपा जो है वो मतलब क्या कहते हैं, अभी गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री से कहा है कि आप मतलब उसके बारे में पूछा कि आपके पूर्वजों ने क्या आजादी में योगदान दिया है। क्या एक मिनट, क्या नेहरू जी ने, गांधी जी ने सारी आजादी दी? तमाम माताओं बहनों का सिंदूर बिंदिया चिड़िया त्याग के तब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुई थी। क्या सोने की चिड़िया इसलिए हुई थी? देश इसलिए आजाद हुआ था। बांग्लादेश अलग करो, पाकिस्तान अलग करो। मुसलमानों की ठेकेदारी अगर किसी ने की है तो समाजवादी कांग्रेस ने की है। जवाब क्या इस पेड़ से पूछा जाएगा? जवाब तो माननीय मुलायम सिंह जी से और नेहरू जी से और गांधी जी से तो ही पूछा जाएगा। तो रह गया कहने के सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, ये लोग कहते हैं सपा और कांग्रेस वाले कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। हमका भाजपा जो यूं बताइए, भाजपा तुम्हारी दुश्मन है और अपना जो है 20% मुसलमानों को ठग रहे हैं। और आप हमको बता दीजिए, समाजवादी में और कांग्रेस में कौन मुसलमान जिम्मेदार पद पर है? राज्यसभा में नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, लोकसभा में नेता विरोधी दल माननीय राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राजी, प्रभारी अविनाश पांडे जी। तो इनके पास जाति समीकरण का वोट हमको कांग्रेसियों के पास बता दिए कौन से है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमान जो समाजवादी का भी बाजा बजाएंगे और कांग्रेस का भी बाजा बजाएंगे। और जो कांग्रेसी और समाजवादियों ने मुसलमानों की ठेके, मुसलमान भाजपा के साथ है। क्या बुरी का? अगर अटल बिहारी वाजपेयी न होते तो विदेश की रास्ता न खुलवाई होती, मुसलमान की इससे ज्यादा गई गुजरी हालत होती। और जेपी अब्दुल कलाम कैसे व्यक्ति को आजम तो कहती कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वंदे मातरम गीत का विरोध किया था। हम इकरा हसन जी से ही जानना चाहते। उनके बाद मुनव्वर हसन साहब 41 साल की उम्र में चारों सदनों के मेंबर, हमारे बड़े अच्छे रिश्ते। हम इकरा हसन से बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे पूछना चाहते हैं। आप लंदन की पढ़ी हुई है, बालिस्टर हैं। अगर आपको अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दें या जो है नेता संसदीय दल बना दें तो हम मान लें कि मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं। मैं इकरा हसन से ही जानना चाहता हूँ, बता दें इकरा हसन कि इनको
भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस सिंह सेंगर है। तो अभी जो संसद में मुद्दे चल रहे हैं, आपके हिसाब से क्या ये मुद्दे सही हैं या कुछ और मुद्दों पे संसद में बात होनी चाहिए थी? प्रधानमंत्री जी ने एक मुद्दा उठाया है वंदे मातरम गीत का, क्या विचार है आपके उस पर? देखिए, वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्र गीत है और हम प्रधानमंत्री जी के हर फैसले से सक्षम हैं। बिल्कुल। आगे कोई मुद्दा बताइए तो हम उस बात करें। फिर विरोधी पार्टी जो है, विरोधियों का क्या लिए? विरोधी पार्टी कभी भाजपा का विरोध की है। अभी उधर भैया कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को वंदे मातरम देख के पढ़ रहे हैं। ये सब नहीं कहना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जो पूरे भारत को चला रहा है, पूरे देश को चला रहा है, देश विदेश जाके अपने देश की जो है कि उसको बढ़ा रहे हैं, देश की मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, वैसे प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम पढ़ने नहीं आ रहा है? वैसे तो मान लीजिए कि अखिलेश यादव भी भूल चूक से चाहे जैसे भी विधानसभा में कह दिए थे कि वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान है, ये बताइए। मायावती भी पढ़ती हैं तो देख के ही पढ़ती हैं। तो किसी भी बड़े नेता के ऊपर हमको उंगली नहीं उठानी चाहिए। और एक चीज और मुद्दा आ रहा है बाबरी मस्जिद का। देखिए, जो बाबरी मस्जिद का मैटर है, हम बाबर का खुल के विरोध। विपक्ष ये सवाल उठाता है कि हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मुद्दा लाती है कि जो असल मुद्दों से ध्यान भटका देता है। अभी आगामी 4 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है। प्रियंका गांधी ने कहा है ये मुद्दा इसीलिए उठाया गया है कि जनता का ध्यान भटकाया जाए। क्या आपको ऐसा लगता है? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बोरिया बिस्तर बांध लें और भारत चले जाएं। उनकी न यूपी में, न बिहार में, न किसी प्रदेश में उनकी एक सीट निकलने वाली है नहीं। 1-2 सीट अगर निकल भी जाती है भूल चूक से, उसके बाद इनकी सरकार कहाँ आने वाली है? प्रियंका गांधी भाई विपक्ष की हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। उनकी देखिए, उनकी पार्टी तो पूरी तरह से धरातल से खत्म हो चुकी है। और देखिए, भाजपा की सरकार पे लोग जो विरोधी जो लोग हैं वो आज से नहीं, हर सरकार के विरोधी होते हैं, हर सरकार पे कटाक्ष करते हैं। लेकिन देखिए, हर पार्टी, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। हम भाजपा ही हैं, फिर भी कह रहे हैं कि कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। लेकिन उसी पार्टियों में अगर कोई दूध का धुला थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है तो भाजपा ही है और कोई पार्टी नहीं। अच्छा, भाजपा ही कहती है कि जवाहरलाल नेहरू जिन्ना का समर्थन करते थे, उनकी रणनीति पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब कि जो भाजपा का ये कहना सही है, जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को टारगेट किया जा रहा है? और जो फिर इस पर वो प्रियंका गांधी ने कहा है कि जितना नरेंद्र मोदी सत्ता में रहे उतना राष्ट्रभक्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। क्या कहेंगे? देखिए भैया, ये आपका एक मुद्दा है जवाहरलाल नेहरू का। और एक बच्ची मैं बता दे रहा हूँ, मैं पहली बात महात्मा गांधी को नहीं मानता हूँ, जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ भगत सिंह को, मैं मानता हूँ सुभाष चंद्र बोस को, ऐसे लोगों को मैं मानता हूँ। मैं गांधी जी को नहीं मानता हूँ और जवाहरलाल नेहरू की तो बात ही नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं मानता। मैं सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ, मैं भगत सिंह को मानता हूँ। बताइए भैया जी, आप अपना नाम बताइए। अमित पांडे। मुझे सर हाँ, आप पूछिए। बताइए। हाँ, जो कह रहे अभी जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप, जो वंदे मातरम गीत का चल रहा है? देखिए, कोई क्या कह रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे कहना है वो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में आपके बाप दादा ने कुछ अच्छा काम किया, बुरा काम किया या कैसा भी काम किया, आप कब तक उनको कोसते रहोगे ये बोल बोल के कि इन्होंने बर्बाद किया? आज की वर्तमान समस्याएं क्या है इस देश की? क्या दिल्ली जैसा पोल्यूशन का हाल जब इस देश के हर शहर में हो जाएगा, हर प्रदेश की राजधानी में हो जाएगा, तब पोल्यूशन पे बात होगी? क्या जब जो रोजगार की बात सालों से हो रही है वो आज भी वही वैसी की वैसी स्थिति है, तो रोजगार के क्या हर चुनाव में हम बात करेंगे और मुद्दा हर चुनाव में बदलता रहेगा, रोजगार पे बात ही नहीं होगी? क्या अगर किसी, यहाँ कितने भी आदमी खड़े हैं, किसी के घर में खुदा न खास्ता कोई आदमी एक गंभीर रूप से बीमार हो जाए और सरकारी में क्या हालत है हम जानते हैं, थोड़ा बहुत इलाज वहां मिलता होगा, लेकिन अगर कहीं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट है, मैं कसम खा के कहता हूं, अगर उस आदमी के घर के गहने, उस आदमी के घर की जमीन या उस आदमी का 50, 10, 15, 20 लाख का दोस्तों का उधार ना हो जाए तो मैं जो भी कहेंगे वो मोदी जी हो या योगी जी हो, मैं हार जाऊंगा। आपको जो करना है करिए। आपने कहा जाति व्यवस्था इस देश में एक बदनुमा दाग की तरह है, तो ठीक है, जाति व्यवस्था को आप खत्म करना चाहते हैं तो क्या हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा? कब तक असल मुद्दों की बात होगी? बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मतलब आपके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों पे बात नहीं कर रही है? वो
जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, देखिए असल मुद्दा कुछ नहीं होता है, आपके लिए 10 चीजें हैं तो 10 पे उतना ही ध्यान देना जरूरी है। और जाहिर सी बात है, अगर 1-2 चीजों पे आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका ध्यान 7-8 चीजों पे उतना नहीं लग पाएगा जितना आपको लगना चाहिए। तो ये सत्ताधारी पार्टी किस चीजों, किन मुद्दों पे ध्यान दे रही है? वो यही ध्यान दे रही है कि हम हिंदू हमारा समाज था, हिंदू में ऐसा था, जवाहरलाल नेहरू ने ये गलत किया, वो गलत किया। तो जो अगर संसद में प्रियंका गांधी जी ने सवाल उठाया, मैं कोई उनका समर्थक नहीं हूं, लेकिन उनकी बात अगर लॉजिक पे देखी जाए तो कहां गलत है कि आप लिस्ट बना लीजिए कि कितने मुद्दों पे आप जवाहरलाल नेहरू या पुराने लोगों को गाली देते रहेंगे या उनकी कमियां निकालते रहेंगे। आप उन सारे मुद्दों पे अपनी भड़ास निकाल लीजिए, जो बिल पारित करना है कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भगवान के लिए कम से कम पोल्यूशन पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए। अगर शिक्षा की बात करें तो अगर एक बात बताइए कि सरकारी में कोई अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, अगर वो अपने बच्चे को किसी प्राइमरी पाठशाला में भेजना चाहे तो मुझे बता दें, मैं खुद नहीं भेजना चाहूंगा। और वहां की हालत ऐसी नहीं है। और प्राइवेट स्कूल में कितनी फीस लेते हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो यही मुझे कहना है। नाम बताइए भैया। सतपाल सिंह। संसद में जो मुद्दा चल रहा है वंदे मातरम गीत का, क्या लगता है, क्या विचार है आपके, ये असल मुद्दे हैं? वंदे मातरम के नाम पे तो सत्ता है देश के प्रधानमंत्री को, खुद वंदे मातरम नहीं आता, सदन में पढ़ के बोल रहा है। और इस तरीके के बयानबाजी करना, वंदे मातरम को कांग्रेस ने खत्म कर दिया, कांग्रेस ने वंदे मातरम के बंटवारे कर दिए। अरे तुमसे हिंदू मुस्लिम का बंटवारे कर रहे हो नरेंद्र मोदी योगी, वो देखो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात करो। जैसे कि अभी युवा लड़का पांडे अभी आपके चैनल में बोल रहा था, उसने बड़े तथ्यों की बात की है कि आप कब तक ये हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, कब तक विपक्ष को कोसते रहोगे। अगर विपक्ष ने कुछ नहीं किया था तो जो सत्ता में तुम आए थे तो तुम क्या कर रहे हो? और वंदे मातरम में सदन में खड़े होके इस तरीके के अनाप शनाप बयान दोगे कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। अरे तुम जो हिंदू मुस्लिम के नाम से देश के टुकड़े कर रहे हो, जरा उस पर भी ध्यान कर लो। और जिस तरीके से ड्रामेबाजी चल रही है कि अभी बाबरी मस्जिद को लेकर जो मुर्शिदाबाद में बंगाल में बन रही है, अगर हिंदुओं की आस्था को लेकर मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद जो ध्वंस के बाद जो अयोध्या में राम मंदिर बना, हालांकि ना वो जो डिमोलिश की गई थी उस जगह पे ना मंदिर बना है, ना ही वहाँ पे वो राम स्थापित किए गए हैं जो मुकदमा जीते थे। वो भी राम नरेंद्र मोदी को उंगली पकड़ के जो लेके गया था, उस राम को स्थापित किया है जो हमारा आराध्य, हमारे राम भगवान है, जो देश को उंगली, दुनिया को उंगली में चलाते हैं, उसे नरेंद्र मोदी उंगली में क्या चला पाएगा? पाल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो वंदे मातरम गीत का जो मुद्दा उठाया है, इसके पीछे भाजपा की क्या रणनीति हो सकती है? बंगाल का मुर्शिदाबाद हो या वंदे मातरम हो, 2026 को आंकना है और सत्ता में आना है। और बंगाल जैसी जगह है जहाँ पर आपको ये लगना चाहिए, बिल्कुल विश्वास होना चाहिए कि वहाँ पर इस बार जो पिछली बार कांग्रेस की सीटें घुस गई थी और सीपीएम की, सीपीआई है या सीपीएम की जो उनका जो दल थे उनकी सीटें गई थी वही मिली, बल्कि ममता जी की जो सीटें थी उसमें 2-4 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ममता तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। पिछली बार जो नुकसान पहुंचा था वो कांग्रेस को और अदर्स पार्टीज को पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं बंगाल का ख्याल तो छोड़ दें, आप चाहे मंदिर मस्जिद के नाम से बात करो या आप वंदे मातरम के नाम से करो, आपको वहां पर सफलता नहीं मिलेगी। बाकी 4 राज्यों में और चुनाव है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आपको लगता है जो मुद्दा उठाया गया है सांसद में वंदे मातरम गीत का, अब कुछ भाजपाइयों की ऐसी भी है कि सोच की कोई समुदाय या जाति की इसके खिलाफ भी थी या इस गीत को गाने में आपत्ति भी थी, तो क्या लगता है कि समाज को विभाजित करने का ही मुद्दा है? नहीं, विभाजित करे या ना करे सवाल ये नहीं है। 52 सेकंड का जो वंदे मातरम है वो जो जायज ठहराएगा, बाकी तो फिर धर्म से जुड़ी बात आ गई थी ना, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अध्यक्षता में काफी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग वहां उपस्थित थे और उस अंश को हटाया गया। और बाकी के शुरुआत का जो 52 सेकंड का वीडियो है वंदे मातरम का जो उद्घोष था, और वो ब्रिटिश सरकार के लिए उद्घोष था, उसलिए
वो जो चीजें हैं मान्य है वो मान्य है, उसके बाद जो चीजें हटाई गई हैं वो देश की सरजमी से मतलब नहीं था। मगर वंदे मातरम चूंकि धरती माँ के लिए कहा गया था, एक उद्घोष था अंग्रेजों को भगाने के लिए, हमारा जो एक संकल्प था कि हम वंदे मातरम का नारा देते हुए आगे बढ़ेंगे। मगर जो उसमें धर्म की चीजें जोड़ी गई थी उसको बड़े बड़े ज्ञानकार लोगों ने, पढ़े लिखे रविन्द्रनाथ भाजपा ने सबको जो है वहां से वो चीजें हटाई। हाँ, अब भाजपा ने मुद्दा उठाया है, पुराना मुद्दा काफी उठाया है वंदे मातरम गीत का, साथ ही ये भी मतलब जो कांग्रेस के जो जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, तो अब इसी पर पलटवार करते हुए सांसद में राजेश गोगोई कांग्रेस सांसद, उन्होंने कहा कि भाजपा के जो अपने पूर्वजों को क्यों नहीं याद जाते, उन्होंने क्या योगदान दिया था, क्या उनका सवाल सही है? आप उठाकर देख लीजिए ना, आरएसएस का, बीजेपी तो 1980 में आई थी, आरएसएस को तो 100 साल हो गए। कोई इतिहास देख लीजिए, इन्होंने तिरंगा फहराने का बात हो या संविधान को मानने की बात हो या अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात हो, ये तो कायरों की फौज है, इनके लिए कुछ और नहीं कहूँगा, बस इतनी बात है। वंदे मातरम के मुद्दे पर लोगों के अपने अपने विचार थे और अपनी अपनी बातें थे, उन्हीं बातों को हमने आप तक पहुंचाया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।